वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून और साहब आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुमकिन मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं ये किसी हद तक कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि ईरान की जानिब से ऐसे कोई इंदिया नहीं दिया गया कि जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेंगे। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही हैं हमारी साथी एंकर अमारा नदीम। हमारा आज ज़ाहिर सी बात है, हम समझ रहे थे क्योंकि कल जब अब्बास अराग़ची साहब आए हैं और अपने मुख्तसर वफ़द के साथ अपने मुख्तसर वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं, और आने के बाद आज उन्होंने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि वो वापस रवाना हो जाएंगे। इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रही हैं? सना, एक बार पाकिस्तान फिर सिफारतकारी कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद टॉक्स पर हैं। आप सब ने देखा कि एक राउंड पहले हो चुका है मुज़ाकरात का और अब दूसरा राउंड होने जा रहा है। कैरन लुईस ने कहा है कि अमरीकी वफ़द भी रवाना हो चुका है और ईरानी वफ़द तो आपने देखा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें हुई हैं। हालांकि अलबत्ता JD वैंस नहीं आ रहे हैं, वो वहीं से इस चीज़ मामलात पर अपनी नज़र रखेंगे। तो बात ये है कि सना, एक बार ये राउंड हो चुका है और दूसरी दफ़ा ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और लेकिन फिर भी आपस में इन दोनों की मुलाकात नहीं हो रही। अमरीकी वफ़द और ईरानी वफ़द आपस में कोई एक कंक्लूजन पर नहीं आ रहे। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि और मज़ीद क्या अमल मज़ीद कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं पैनल पर। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन यासिर हुसैन मौजूद हैं और साथ ही साथ डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब मगरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे इस सिलसिले में। आफ्ताब मगरी साहब हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो आफ्ताब मगरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, अभी हमारा उनसे रब्ता नहीं बहाल हुआ है। जैसे उनसे रब्ता होता है फिर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक और चीज़ जो नाज़रीन आपसे हम शेयर करेंगे वो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान इस वक्त सिफारती सतह पर जो डिप्लोमेटिकली जो अपना रोल प्ले कर रहा है वो बहुत काबिल सताइश है, और हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें ऑब्वियसली जो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका को टेबल टॉक के लिए, उनको जो है मुज़ाकरात के लिए एक टेबल पे बिठाया जा सके। लेकिन जो अमेरिका की जानिब से और जो JD वैंस की जो आमद है पाकिस्तान, वो उससे मशरूत है। अगर गालिबाफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो वहाँ से JD वैंस जो है रवाना होंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं और जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो अमेरिका से जो वफ़द है वो आज रात यानी हफ्ते की रात पाकिस्तान के लिए रवाना होगा, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान का जो वफ़द है वो आज रात अपनी पाकिस्तान से रवानगी की बातें कर रहा है, वो अमान और मस्कत जाने की बात कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो ईरान और अमेरिका के जो बयानात हैं वो काफ़ी मतज़ाद हैं। तो उससे कहीं से भी ये अंदाज़ा नहीं हो रहा या इस बात का इंदिया नहीं लग रहा कि जो है मुज़ाकरात की टेबल पे किसी तौर से ईरान और अमेरिका साथ बैठने के लिए तैयार है। जबकि हमने ये भी देखा कि जो है अमेरिका जो है ये कह रहा है कि ईरान ने जो है दरख्वास्त की थी, जिसको मुस्तरद किया है ईरान की जानिब से कि हमने ऐसी कोई जो है दरख्वास्त नहीं की थी कि हम मुज़ाकरात करने आ रहे हैं या मुज़ाकरात के टेबल पे बैठेंगे। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन यासिर हुसैन ने और डिप्टी डायरेक्टर आमिर शेख साहब ने। आमिर शेख साहब, आपकी जानिब पहले आना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप, ये जो हमने देखा कि कल अब्बास अराग़ची साहब अपने मुख्तसर वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे और जिनका इस्तकबाल किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, इसहाक़ साहब ने, और आज फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात भी हो गई है और कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद जो है आज ही उनका वफ़द ओमान और मस्कत के लिए रवाना हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या जो मुतवक्का कहा जा रहा है कि कल यानी इतवार के दिन मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि जब जो अब्बास अराग़ची साहब जो हैं वो अपने वफ़द के हमरा आज ही रात पाकिस्तान से रवाना हो रहे हैं मस्कत और ओमान के लिए? जी बहुत शुक्रिया सना, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें मसला ये है कि मुज़ाकरात, मैंने पहले भी कहा था, दिन में भी हम तज्जिया करते रहे कि आखिर ये क्यों आए हैं और क्यों जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी ये जो अराग़ची साहब का ये दौरा है, ये एक अपनी जो उनकी जो टेक्निकल टीम थी उसके हवाले से था कि वो क्या कर रही है यहाँ पे, और ये भी जानने की कोशिश करना कि जो अमेरिका की टेक्निकल टीम जो ग्राउंड में मौजूद है इस्लामाबाद में, तो इनकी टीमें तो मौजूद हैं
लेकिन टेक्निकल चीज़ें तो यही बता सकते हैं ना कि कौन से कोने से हमने किधर जाना है, कौन सा कोना जो है ना हमने पकड़ना है, किस तरफ से निकलना है, क्या रास्ते हैं। तो उनकी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो तो टीमों ने तय करनी है। ये जो आपको जो सफारतकार नज़र आते हैं, जो सफारतकारी नज़र आती है, तो ये हमेशा बड़े मामलात के ऊपर हो रही होती है। और ये फाइनल जब ये टेक्निकल टीमें तय कर लेती हैं कि आपस में पेपर जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बुलाया जाता है कि जी अब आप बैठ के जो है ना जो बहुत ज़्यादा कोई मुतनाज़ चीज़ें हों, जैसे मेरे हिसाब से भी आपने हुरमज़ और इसके अलावा जो यूरेनियम अफजूदगी का मामला है वो बहुत संजीदा है, यानी एटमी हथियार बनाने से रोकने का जो मामला है वो है। तो उस पे जो है ना वो आखिर में आके ये शायद होगा, लेकिन उससे पहले की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसके बारे में राकची साहब जो है ना वो अभी इसके बाद जा रहे हैं मास्को, फिर उसके बाद मस्कत का उनका दौरा। आमिर शेख साहब मौजूद हैं हमारे साथ। जी। ठीक है, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन आमिर शेख साहब की हमें आवाज़ नहीं आ रही है। यासिर आपकी जानिब आना चाहूँगी, अमर आपको सवाल करेगी। जी यासिर, मैं ये जानना चाहूँगी क्या कहेंगे आप कि एक बार मुज़ाकरात हो चुके हैं, पाकिस्तान अपनी सफारतकारी पेश कर चुका है और दोबारा से ये राउंड होने जा रहा है। आप पिछले राउंड को इस राउंड से किस तरह से मुख्तलिफ देखते हैं? यासिर, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, आई गेस कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, हमें हमारे मेहमानों से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि ईरान अमेरिका पीस टॉक के हवाले से इस वक्त आप चैनल 5 की स्क्रीन पर खुसूसी ट्रांसमिशन ही देख रहे हैं। जी हमारा, आप कोई सवाल कर रही थी? जी, ब्रेक से पहले यासिर से हम ये सवाल कर रहे थे कि यासिर आप बताइएगा क्या कहेंगे कि एक बार राउंड 1 हो चुका है जिसमें मुज़ाकरात हुए थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके और अब दूसरा राउंड होने जा रहा है। इस राउंड को गुज़िश्ता होने वाले राउंड से किस तरह मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? देखें, ये जो दूसरा राउंड है, जब ये आपने सवाल किया कि इसमें कितना फ़र्क है पहले राउंड में और इसमें, पहला जो राउंड था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा क्रूशल था और वो टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर के फ़ौरन बाद जो है वो डायलॉग को परस्यू किया गया। होता ये है कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है, ख़ास तौर पे जब आप दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ ममालिक महाज खोल चुके हों और रिटेलिएशन एक तरफ से हो रही हो, एक तरफ से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही हो, ऑल ऑफ अ सडन सीज़ फायर आ जाए, तो फिर डायलॉग के अंदर पहली सिटिंग के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके अलावा ये कि पहला जो डायलॉग था उसके अंदर ये तय होना था कि आने वाले वक्त में क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कोई आज का या कोई हफ्ते साल पुराना 10 साल पुराना नहीं है, इसको एक बड़ा तवील अरसा हो चुका है। और हो ये रहा था कि इस तरफ सिचुएशन को इवेंचुअली आना ही था, क्योंकि सैंक्शंस को ईरान पे लगे को 3 दिहाइयों से ज़्यादा का अरसा जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। ईरान के लिए भी सर्वाइवल के ऊपर बात आ चुकी थी। बहरहाल समहाउ दे मैनेज टू कीप देमसेल्फ अलाइव और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्वाइव करना शुरू किया। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान क्योंकि इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं रहा उनके ख्याल में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं थी, उनकी ट्रेड के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगी हुई थी, एम्बार्गोज लगे हुए थे, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान जो है वो क्योंकि इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है तो वो हो सकता है मिलिटरीली भी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। लेकिन जब रिटेलिएशन होना शुरू हुई और जब उन्होंने इसको काउंटर किया अमेरिकन अटैक को, तो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका और उसके अलाई के ऊपर क्लियर हो गई। तो जब वो क्लियर होना शुरू हुई तो उनके लिए बड़ा ये अनएक्सपेक्टेड था। वो यकीनन ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ईरान की जो मिलिटरी स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि 2 ममालिक को मिलकर वो सामने से जो है वो रोक लेगा। तो बात हो रही थी डायलॉग के हवाले से। जब इस किस्म का जवाब उनको मिल गया तो उनके लिए जो प्लान बी था उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी हो गया था। प्लान 1 ये था कि ईरान को पहले ही अटैक के अंदर पसपा कर दिया जाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो टेक ओवर कर लिया जाएगा, जो कि नहीं हो सका। फिर उन्होंने कोशिश ये की कि अब अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करें, अपनी मिलिट्री को किसी तरह इन्फिल्ट्रेट करके जो लोकल कुछ ऐसे काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जो कि 40 साल पहले हाइबरनेट हो चुकी थी, उनको दोबारा से रीएक्टिव करके
और दोबारा इंगेज करके ईरान के अंदर एक एजिटेशन जो है वो फैलाई जाए, ये प्लान बी का हिस्सा है। तो ये जो प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम चाहिए था वो उन्होंने बाय कर लिया सीजफायर की शक्ल में। और अब आप देखें जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी अगर स्टेटमेंट्स को साइमल्टेनियसली देखेंगे तो बड़ी अजीब अजीब स्टेटमेंट सामने आती हैं। ख़ास तौर पे जिस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये इस वक्त सबके लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि वो किस किस्म की ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ वो स्टेटमेंट्स देते हैं एवरी नाउ एंड देन थ्रू सोशल मीडिया, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इस मामले को बना रही है। तो ये जो अब अगला स्टेप है, अच्छा ईरानियन जो हैं वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये टाइम बाय करने की कोशिश है। और प्लस ये कि जो लोकली जो लोग हैं, जिसका मैंने अभी तस्करा किया, जो काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जो इनकलाबे ईरान के वक्त हाइबरनेट हो चुकी थी, उनको किस तरह कैपिटलाइज किया जाए और फिर अपनी आर्मी को इन्फिल्ट्रेट करके अंदर से है वो काम किया जाए, जो कि अपेरेंटली इतना आसान नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि शायद प्लान बी को एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ सवाल की तरफ। आपने कहा कि डायलॉग का आउटकम क्या होगा। देखिए, डायलॉग का कोई ऐसा आउटकम नहीं निकलना। ईरान ने जो कंडीशन सामने रखी हैं वो अमेरिकन और उसके एलाइज के लिए, वेस्ट के लिए भी बिल्कुल किसी तौर पर फीजिबल नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसको ज़रा समझ लीजिए कि ईरान की जो इकोनॉमी का आउटले है वो है क्या। ईरान की जो टोटल इकोनॉमी है वो बेस करती है ऑयल एसेट्स के ऊपर, ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, विच इज़ अराउंड मोर देन $3 ट्रिलियन। और अगर ये ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, और इमेजिन ये कह रहे हैं कि ईरान जिसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, जो फ्री ट्रेड नहीं कर सकता, अगर उसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर दोबारा एक्टिव हो जाती है तो वो दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल हो जाएगा। तो क्या ये इजराइल और अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा कि ईरान जैसे मुल्क को, जिसने इतना पावरफुल रिस्पॉन्स उनको दिया, इकोनॉमिकली उनको जो है दोबारा से स्टेबल कर दे, ना सिर्फ वो स्टेबल हो जाए बल्कि इस रीजन के अंदर एक सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर इमर्ज हो, ये उनके लिए किसी तौर पर भी फिजिबल नहीं है। और ना सिर्फ अमेरिका के लिए, मैं आगे एक और बात का इसमें इजाफा करूं कि वो अमेरिका के साथ साथ, अब मुझे कहने दीजिए, बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, मिडिल ईस्ट के हमारे जो दीगर ममालिक हैं वो भी ये नहीं चाहते कि इकोनॉमिकली ईरान जो है वो लाइमलाइट के अंदर आ जाए और इस रीजन की स्ट्रेंथ बन जाए, क्योंकि एक का स्ट्रेंथ बन जाना दूसरे की हार होती है। और यहाँ पे मशरक़ वुस्ता में जितने भी ममालिक हैं उन सब की जो इकोनॉमी है वो ऑयल पैक्ड इकोनॉमी है, डॉलर बेस इकोनॉमी है। तो ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बन चुका है, इसलिए वो ईरान को थ्रेट कंसिडर कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो सीज फायर है थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ की और निशानदेही करता चलूँ कि सारी सिचुएशन में जो इस वक्त जो विनर है ना वो ओपेक है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं और जो कंट्रीज हैं आई मस्ट से, वो इस वक्त उनके लिए सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 4 से 5 साल के अंदर इस कमोडिटी के अंदर जो डिप आया है उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े ममालिक जिनकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी उनको एक सीरियस जॉल्ट लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है और उनके लिए एक ब्लेसिंग भी है। अगर ये किसी के लिए प्रॉब्लम बन रहा है सारा एपिसोड, ये सारी सिचुएशन, तो एक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन रहा है। Definitely. और डोंट यू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि खुद बिजनेसमैन है उन सारी चीज़ों को नहीं समझते। मैं आपको एक चीज़ का और यहाँ पे बताता चलूँ कि उनके जो सबसे इस वक्त करीबी शख्स हैं, उनके अपने दामाद हैं, ये कौशनर साहब जो इस वक्त आपके पास हैं, ये उनके लिए सुनने का काम करते हैं। उनको डोनाल्ड ट्रंप का कान कहा जाता है, यानी कि जितनी भी बातें ये ऑब्जर्व करते हैं ये जाकर उनको एज इट इज़ बताते हैं और फिर उन्हीं की सजेशन के ऊपर, एडवाइस के ऊपर वो ज़्यादातर अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। और उनका लिंक कहाँ से वो आगे चल के आपको बताऊंगा। बट डायलॉग की तरफ वापस आते हुए, पिछले डायलॉग में और इस डायलॉग में जैसे ईरानियंस को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि इसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा, ये सिर्फ टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही है और एक सॉर्ट ऑफ गिमिक है। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमें आफ्ताब मगरी साहब जो कि सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त था। आफ्ताब साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि अगर स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझते हैं कि किसी बड़ी जियो पॉलिटिकल तब्दीली का कोई पेश ख़ैमा हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो मेरा नुक्ता नजर है जो कि बड़ा अहम भी हो सकता है, क्योंकि देखें इस वक्त अमेरिका के लिए भी ये जंग बायदे जो है गले में अट गई है और बायदे सर बन गई है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर
और बिलखुसूस जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं उन्होंने भी साथ देना छोड़ दिया। तो अब कहीं ना कहीं लग ऐसे रहा है कि इस खित्ते में जो ये कशीदगी जारी थी उसको अब अमेरिका जो है कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इससे निकला जाए। तो अभी तक की सूरत हाल जो ग्राउंड पे नजर आ रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प है और प्रेसिडेंट ट्रम्प के किसी भी उस बात पर आप हतमी फैसला या हतमी तजिया नहीं कर सकते, क्योंकि वो रात को कुछ और कहते हैं, दिन को कुछ और कहते हैं। मगर जो सूरत हाल है, मैं ट्रम्प को देखें और इलेक्शन को देखें और जो है अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल देखें, जो सियासी सूरत हाल है, अब वहां पे भी दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प भी चाह रहे हैं कि चाइना और बीजिंग यानी कि जाने से पहले पहले ये जो है मामलात हल की जानिब बढ़े। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी इस बात पे सोचने पे मजबूर है। दो पहलू बड़े अहम हैं जो कि यासर ने भी बात की थोड़ी देर पहले, उस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूं कि जैसे कि एक तरफ वो जो खाम तेल की कंपनियां हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और अमूमन सना आपने देखा होगा कि ऐसा ट्वीट या ऐसा ट्रुथ सोशल पे उस वक्त वो मैसेज आता है जब वो आलमी मार्केट खुलते हैं, और उसी टाइम पर जो है वो ऐसा मैसेज डाल देते हैं जिससे जो है मार्केट पे डेफिनेटली उस पर इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल उस पर ही असर पड़ता है, और उस असर से जो है यकीनी तौर पर उन कंपनियों को ही फायदा मिलता है। अगर देखा जाए कि अब जो सूरत हाल है कि वो बड़ी अहम है कि एक तरफ वो बातचीत की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जो कि रूस ने थोड़ी देर पहले खबर दी, वो भी बड़ी अहम है कि उससे भी जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अमेरिकन जहाज जो हैं मुसलसल गुजरता 36 घंटे से जो उनकी जो परवाजें हैं वो बड़ी अहम है, और वो साजो सामान लेके जिस तरह से पहुंच रहे हैं। तो कहा जाए कि एक तरफ जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो ये वक्त मिला है वो भी बड़ा अहम है, जो मुज़ाकरात के लिए जो साहब सॉरी टू कट यू हियर, तो आप क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो टाइम गेन किया जा रहा है वो किसी बड़ी जंग की तरफ जो है अमेरिका तैयारी कर रहा है कि यहाँ पे टाइम गेन कर रहा है, उनको मुज़ाकरात का जो है वो एक लॉलीपॉप दे रहा है ईरान को, और दूसरी जाने वो उसके खिलाफ किसी बड़े महाज की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही कहना चाह रहा था। और थोड़ी देर पहले जो इमेजेस और जो कि रूस ने जारी की हैं वो भी बड़ी अहम है, और रूस ने वाज़ेह तौर पर जो है ये बयान अपने मुख्तलिफ जो है मीडिया और टीवी चैनल और उनकी मुख्तलिफ अखबारात ने आज उसको बड़ी कवरेज भी दी है। तो उसमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है, जो मैं देख रहा हूं, कि ये एक तरफ से तो मुज़ाकरात और एंगेजमेंट और बातचीत और व्हाइट हाउस और आना और जाना पे जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरह से एंगेज कर रहे हैं, और ये जो थोड़ी देर पहले यासर ने भी बात की थी कि एक तरफ तो बड़ी सही बात की उन्होंने कि वो उनको एंगेज करके रख रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं। अगरचे मुज़ाकरात में कहीं देखा गया कि इसराइल और जो है अमेरिका को वो मुज़ाकरात या नुकात पसंद नहीं आए, तो वो जो है इस अमल में होंगे कि वो फौरी हमला कर सकते हैं। और हमला यकीनी तौर पर जो थोड़ी देर पहले भी जो है ईरानी सदर का बयान जो है वो भी, उसको भी आप सामने रखें तो वो भी बड़ा अहम था। उन्होंने कहा कि हमारे जो है इर्द गिर्द जो है शिकंजा तंग करने की जो अमेरिका कोशिश कर रहा है वो इंशाल्लाह उसमें नाकाम जाएगा, मगर हमारे पावर हाउसेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं और किए जाएंगे, तो उससे जो है ईरान के लोगों ने उनको सदर ने ईरान के लोगों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो बिजली है, जो एनर्जी है, उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो बहसीत सहाफ़ी और आप और हम इससे समझा जाए कि वो किस तरफ से इशारा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर जो सिपाही सालार होता है, जो लीडर होता है, जो सरबराह होता है, वो अपनी कौम को मुतहद रखने के साथ साथ वो आने वाली खदशात से भी जो है आगाह करता है कि आपके साथ ये कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अमेरिकन की जो इमा है, अमेरिका जी की जो नकलो हरकत है, उस पर ईरान की भी नजर है, और ईरानी सदर ने जो बयान दिया है उसमें से बहसीत सहाफ़ी हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी ये पता लग गया है कि जो साजो सामान लेके जो इतनी मुसलसल गुज़रता 36 घंटे से जो इतनी परवाजें जो लैंड कर चुकी हैं मुख्तलिफ ममालिक में जहां जहां अड्डे हैं, तो ये है क्या, ये यही है यकीनी तौर पर कि ये साजो सामान जो इकट्ठे हो रहा है वो हमले का इशारा दे रहा है, हमला हो सकता है, जिसका जो है आज बाज़ाब्ता जो है मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो बात भी की है। तो कहा जा सकता है कि अगर ऐसा हमला होता है खुदा ना खास्ता, जो कि
मुज़ाकरात के बाद तो ये बहुत बड़ी तबाही होगी। और ईरान भी यकीनी तौर पर जो उसको वक्त मिला है, हम तो अमेरिका की बात कर ही रहे हैं कि अमेरिका को जो वक्त मिला और साजो सामान इकट्ठे किया है, डेफिनेटली यहाँ पे ईरान भी यही जो प्रिपरेशन बोलना कर रहा चाहिए, होगा। ईरान ने भी जो है भरपूर तैयारी की हुई है। और ईरान ने जो है वाज़े तौर पर उनके तर्जमान और जो है फौजी और असगरी और जो है क़यादत जो है उनकी जानिब से जो बयानात हैं उनको भी नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो वाज़े तौर पर कह दिया था, अगर आप चंद रोज पीछे जाके उन स्टेटमेंट पे नजर डालें तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि हम भरपूर तैयार हैं। अभी तक तो हमने वो हथियार और वो जो मिसाइल हैं जो हैं दफाई तौर पर जो है हमने ना इस्तेमाल किए हैं, ना हमने दिखाए हैं। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो इस खित्ते में जितने भी ममालिक हैं, जहां जहां अड्डे हैं, उनको हम निशाना बनाएंगे। उनके पावर हाउसेस पे हमला हुआ तो हम पावर हाउसेस पे करेंगे, अगर सिविलियन पे हमला हुआ तो सिविलियन पे हमला करेंगे। तो कहा जाए कि अब जब ईरान की जानिब से भी इतना भरपूर जो उनको टाइम मिला है, यकीनी तौर पर उन्होंने भी जो तैयारी की थी वो बड़ी अहम है। और इसके साथ साथ आज बड़ा बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ईरानी एजेंसी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ये बहुत बड़ी खबर है, जो आप जो है हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। जो ईरान में जो है एजेंसियों ने जो मुख्तलिफ सूबों में जो है जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिनकी नेशनलिटी अगर कहा जाए तो वो इंडियन नेशनल लोग हैं, जो कि वहां पे उनको पहले तो शक के बुनियाद पे एक को पकड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता कहा जाए कि मूसाद का नेटवर्क और रॉ का नेटवर्क जो है वो भी आज पकड़ा गया है। तो समझा जाए कि इस वक्त जहां पर हिंदुस्तान और जो है इसराइल एक पेज पे नजर आ रहे हैं, वहीं पर जो हिंदुस्तान के जो वहां पे नाम नेहात रॉ की एजेंसी और मूसाद के जो एजेंट है उनकी भी गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। जरा मुख्तलिफ जराए ब्लॉक से ये भी खबर आई कि आज जो मुख्तलिफ सूबों में जो सर्च ऑपरेशन हुआ उसमें 2 मशकूक जो है इंडियन को पकड़ा गया। फिर उनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो पकड़ा गया है, जो बराह रास्त जो है रास्ते में था इंडिया से, और इंडिया से जो है इसराइल से। तो कहा जा सकता है कि इसराइल और इंडिया जो है वहां पर जिस तरह से अपना जाल बिछाया हुआ है वो जैसा कि आपने भी अभी तस्करा किया तो आपके भी इल्म में होगा, जाहिर सी बात है ये जो पहलगाम वाक़े के हवाले से अब खुद भारत के अंदर जो है बड़े सवालात उठ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक रिमार्क्स पास किया है भारत के लिए, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो जहन्नुम का गढ़ बन गया है, गढ़ है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे सोशल मीडिया और उनके जो लोग हैं, जो उनके अपोजिशंस हैं, वो काफ़ी ऑब्वियसली बड़े नाराज़ हैं मोदी सरकार से कि वो ये कह रहे हैं कि आपके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इसका जो है ट्रंप को जवाब दे सकें। तो ये सारी ऑब्वियसली वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कैफियत भारत की हुई भी है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं कोई अपनी जारियत दिखा सकता है। बिल्कुल जना, आपने वजह फरमाया। और कल भी मैं एक इंडियन चैनल में था तो मैंने उस एंकर को कहा कि नर्क से सुर्ख में बात करने में मजा तो आ रहा होगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे, आपके अब्बू जान कह रहे हैं, जिसके साथ बत्तियां और चप्पियां। और नरेंद्र मोदी जो है हमेशा उनको 2019 में ह्यूस्टन टेक्सास में मैं मौजूद था, तो सबसे बड़ा उन्होंने 2019 में जलसा करके और माय मित्र और डोनाल्ड ट्रंप करके इंट्रोड्यूस करवाया था इंडियन कम्युनिटी को। तो वो भी आज हमने हिंदुस्तान के लोगों को आईना दिखाया। तो ये कुदरत की बात है, अल्लाह की देन है कि जो कल तक नरेंद्र मोदी उनके आगे पीछे घूमते थे, आज हिंदुस्तानियों को वो जो है नर्क और जो दोजख करार देते हैं। और उनको लैपटॉप वेपन जो इंडियन कम्युनिटी में अमेरिका में रहती है उनको कहते हैं कि इनके पास एक लैपटॉप का वेपन है। वो अपने नाज़रीन को हम समझाते चलें तो लैपटॉप वेपन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों कहा। इस वक्त अगर देखा जाए कि नॉर्थ अमेरिका में, न सिर्फ अमेरिका में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका समेत कई यूरोपीय ममालिक में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंडियन जो हैं जो स्कैम करते हैं, सबसे ज्यादा जो है जेलों में जो है तादाद जो है वो इंडियन की है। अगर सबसे ज्यादा तादाद अगर आप देखें फ्रॉड की और कार्ड की और बैंक जो है फ्रॉड की, तो वो सबसे ज्यादा इंडियन की है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पता लग गया था कि ये यहाँ पे आते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं और स्कैम भी करते हैं और अमेरिकन की जेबों को खाली भी करते हैं। ये हम नहीं मगर बीबीसी समेत जो है कई आलमी इदारे ने जो है हिंदुस्तान ने जो नेटवर्क जो चला रहे हैं, और उस हिंदुस्तान के नेटवर्क का जो है बाज़ाब्ता जो है उन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस ने खबरें भी दी कि जो है जो हिंदुस्तान के अंदर बैठ के अहमदाबाद में जिस तरह से जो नेटवर्क चल रहा था, वो उसकी जो वीडियो फुटेज और जो खबरें आई वो भी सामने। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल उनको नर्क जो कहा कह दिया है वो बिल्कुल सही है। और इस वक्त जो है आपने दुरुस्त फरमाया कि बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है असम और दीगर जगहों पे जो है बंगाल के अंदर जो है इस वक्त
वो मसरूफ है इलेक्शन में, मगर कोई जवाब तक नहीं दिया। और दफ्तर खारजा के अगर उसके बयान को भी आप उठा के देखें, सामने रखें, तो उन्होंने इतना कह दिया कि चलें देखते हैं, अभी तो बयान आया है, थोड़ा इस पे सोचेंगे फिर बताएंगे। तो उसके बाद यानी कि ये भी जरूरत नहीं हुई दफ्तर खारजा के हिंदुस्तान के उस हफ्तेवार ब्रीफिंग में कि वो कोई जवाब दे सके। तो इसको भी लेकर जो है हिंदुस्तान सर, ये के जवाब ही नहीं है ना मीडिया कोई। पे सार्फिन जो है बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं हिंदुस्तान के इस मौजूदा हुकूमत को, मगर इसके साथ साथ यूट्यूबर और जो है जो एंकर पर्सन है वो भी कर रहे हैं। मगर हिंदुस्तान का मीडिया से भी जो है अभी ये बहस चल चुकी है, क्योंकि उन्होंने इनको जो है डायरेक्ट जो है एक ऐसे अल्फाजों से नवाजा है कि आज तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी बड़ी जंग चल रही है ईरान में, वहां पे भी ऐसे लफ्ज अदा नहीं किए। तो आप समझें कि अगर किसी भी मुल्क को दोजख करार देना और उसके पास हथियार जो है वो लैपटॉप वाला हथियार जो है उसको कह देना, और इंडियन बच्चे पैदा करते हैं और वो कचरे में रहते हैं और वो दोजख में रहते हैं, तो समझा जाए कि हिंदुस्तान की एक 140 करोड़ आवाम के ऊपर जो है ना ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर हमला है, जो कि उनके नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार अभी तक जवाब नहीं दे सकी है। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं इस वक्त हिंदुस्तान के लिए इस बयान को लेके पूरी दुनिया में जो जलालत हो रही है वो देखने के लायक है। मगर वैसे पाकिस्तानी हम कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी, हम तो हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन का अलमबरदार है। और हमने 12 पहलगाम हो या जो है 26/11 हो, 26/11 के बाद कितने भी वाकयात जो कि ड्रामाई अंदाज में अजीत डोगर जो है दिल्ली में बैठकर जो फिल्में बनाते हैं, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2 और दीगर जो फिल्में आती हैं इनकी पार्ट 1, पार्ट 2, तो वो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो हमने 12 उनको कहा कि आप स्क्रिप्ट से इससे हटें, पाकिस्तान से ताउन करें, आए मिल बैठें, और इस जो दहशतगर्दी है जो आप खुद सादा कराते हैं, इनके जो है साथ देने के लिए पाकिस्तान भी तैयार है। पाकिस्तान के 12 जो भी हुकूमतें आई हैं, जो भी जो है आर्मी चीफ रहे हैं, जो भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रही है, उसमें अव्वल हमारा रहा है कश्मीर के अंदर। सना यहाँ पे जिक्र करना ये भी जरूरी है, क्योंकि गजा के बाद अगर ईरान की जंग, वियतनाम की जंग, और अगर आप जो है इसकी अफगानिस्तान की जंग देखेंगे, तमाम फिगर उठा के देखेंगे कि वहां पे खवातीन के साथ इस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से कश्मीर के अंदर 8 लाख फौज जो है इस वक्त हमारी बहनों के साथ जो कर रही है। अगर देखा जाए कि जो है गजा में भी इतने लोग शहीद नहीं हुए, 1 लाख से ज्यादा जो है इस वक्त कश्मीर के अंदर जो है लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। इस तरह से देखा जाए कि गजा के अंदर इसराइल ने अभी तक बम तो मारे हैं, मगर केमिकल गन जो है इस्तेमाल नहीं की, केमिकल वेपन इस्तेमाल नहीं किया। मगर कश्मीर के अंदर जो है केमिकल वेपन इस्तेमाल करते हुए तमाम उन नौजवानों को और हमारी बहनों को और एहतजाज करने वालों की वो आंखों की रोशनी तक चली गई, और उनके पास स्किन की ऐसे डिजीज में चले गए जिनका इलाज तक नहीं है। आज ये हाल है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में। जी यासिर, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मशरिक़ वस्ता पे, और किस तरह से इसके असरात पड़ेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मुज़ाकरात का जो आउटकम है वो तो कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। टू बी वेरी प्रिसाइजली कि जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन है और गिवन सिचुएशन का अगर जायज़ा लें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि जो कंडीशंस ईरान ने सामने रखी हैं, एक तो उनके फॉरेन रिजर्व्स का प्रॉब्लम है, जो उनके ओवरसीज़ अकाउंट्स हैं उसका प्रॉब्लम है, उसके अलावा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उनकी ट्रेड का है। ये सारे सैंक्शंस जब तक नहीं हटेंगे तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम मामला और मसला है वो ये कि जो इजरायलीज़ हैं वो हर जगह पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सारी एफर्ट की ये जो सारी एक्सरसाइज है उसको एक होली वॉर का नाम उन्होंने दिया है। और उनका जो ग्रेटर इजराइल का जो थ्योरी है, जो उनका आइडिया है, जो उनका प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो शायद पीछे नहीं हट सकते। और जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर लेंगे, पूरा वेस्ट बैंक कब्जे में लेकर ये सारा एरिया लेबनान वगैरह का, और ये उनको उनके प्लान में ये चीज़ शामिल है जिसके को मटीरियलाइज कर रहे हैं, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब तक ये प्लान पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, उसको टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, ये सिलसिला जारी रहेगा। और ऑन दी अदर हैंड, जिसका भी मैंने निशानदेही की है कि ईरान को कभी भी वो लेवरेज नहीं दे सकते प्लान ए में। अच्छा, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाहूँगा, हम सारे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। एक हम खुद से एक सिचुएशन बना लेते हैं
और फिर अस्यूम करते हैं कि वाक़तन ऐसा हो सकता है। प्लान ये है कि अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर एक एयर स्ट्राइक करता है और कुछ मिसाइल्स के ज़रिए स्ट्राइक करता है, उनके कोई स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करता है, और अमेरिका को इस चीज़ के बारे में इल्म होता है कि ये रिटेलिएशन में जो हम बेसिस हैं जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर हैं ये उनको टारगेट करेंगे। ये मुझे पहले से पता है, अगर मैं अमेरिका हूँ मैं इस चीज़ को एक्सरसाइज करता हूँ और मुझे पता है कि ईरान का जवाब क्या होगा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये मैं अपने टेबल पर रख देता हूँ। उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो मिडिल ईस्ट में जितने भी जहाँ जहाँ हमारी बेसिस और इंस्टॉलेशंस हैं, वो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास आएंगे और हमसे ये सवाल करेंगे कि आप हमें प्रोटेक्ट करें और ये जो ब्रीच हुआ है सिक्योरिटी का, इसके खिलाफ आप जो है वो कोई काम करें। नतीजा ये निकलेगा कि अमेरिका जो है वो उनसे पैसे फिर मांगेगा कि आप हमें पैसों के जरिए मदद करें ताकि हम ईरान को हमेशा हमेशा के लिए जो है वो सफायस्ती से मिटा दें। तो क्या ये पहले फेज में ऐसा तो नहीं है कि यही प्लान एग्जीक्यूट किया गया हो? अच्छा, फिर सेकेंडली ये कि अब अमेरिका के पास ज़ाहिर है फंड्स की भी कमी थी और जैसा भी आफ्ताब मुगैरी साहब भी कुछ देर पहले फरमा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि उनकी एक हिस्ट्री रही है कि वो हर थोड़े अरसे के बाद किसी न किसी वॉर के अंदर होते हैं, खुद को इंगेज करते हैं। तो ये उन्होंने डेलिबरेटली किया हो, इसके ज़रिए बहुत सारे और टारगेट्स अचीव हो रहे हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। कहने का मकसद ये है कि क्या ये सिचुएशन ऐसी तो नहीं कि प्लान ए के अंदर मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ थी जहाँ पर अमेरिका की इंस्टॉलेशंस थी उनको अपने साथ मिला लेना, उनके मॉनेटरी सपोर्ट को हासिल कर लेना और फिर वो जो प्लान और जिस कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करना। अभी ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना अगला ऑप्शन है और जैसा भी डायलॉग की बात हो रही थी वो उनके एजेंडे में पहले दिन से ही नहीं था, क्योंकि उनको भी इस बारे में इल्म था कि जब वो प्लान सामने रखेंगे या डायलॉग को परस्यू करेंगे तो ईरान सबसे पहले उनसे यही सवाल करेगा कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको विड्रॉ किया जाए और हमें जो है वो फ्री ट्रेड की जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। यूरेनियम के ऊपर ज़रूर ये हो सकता है कि उसको किस तरह से उन्होंने एक्यूमुलेट करना है, उसका पर्पस क्या है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो रिक्रिएशन है, उसको किस तरह कर्टेल किया जा सकता है, इसके ऊपर डायलॉग पहले भी होते रहे हैं और IAEA के ज़रिए जो है उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी, मगर वो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब प्लान बी की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आकर थोड़ी सी सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ अपने देखने वालों को भी कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर अभी तक सिचुएशन ऑन होल्ड है और अभी तक अगर कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं हुआ जिसके बारे में वो फरमा रहे थे कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने इस सिचुएशन को मजबूती से जो है इंटैक्ट कर रखा है कि यहाँ पर कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है वो यहाँ पर इस सारे मामले में शामिल ना हो जाए, जो कि ईरान और इजराइल के एजेंडे में शामिल था। तो उनको पता था कि अगर मिडिल ईस्ट के ऊपर ये अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे स्ट्राइक करेंगे तो लामहला मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ईरान को जवाब देंगी। इस सिचुएशन को बड़ी मजबूती से पाकिस्तान ने इंटैक्ट कर रखा है और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी जो अगेंस्ट ईरान जो है वो स्टेटमेंट की हद तक तो बात सही है, वो दे रहे हैं मगर डायरेक्टली इसके अंदर इंगेज नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है सिफारती। अब डायलॉग की जहाँ तक बात है कि जो कि इवेंचुअली मामला जो है अगर मजीद तूल पकड़ेगा वो डायलॉग के थ्रू ही पकड़ेगा, मगर इसमें क्योंकि अमेरिकन की जो स्टेटमेंट है और बड़ा मैं प्रिसाइजली इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उसको आप देखें तो उससे कहीं पे ये तासुर आपको नहीं मिलता कि वो मामले को फौरी रिजॉल्व करने के हक में है। जी ठीक है नाज़रीन, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।